परिचय। आज रोहन और आर्यन कैफेटेरिया में बैठे हैं और चीजों का आनंद ले रहे हैं। आर्यन, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल। बोतल का ढक्कन खोलने पर लगातार बुलबुले उठ रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोतल जब बंद होती है तब बोतल में बंद गैस दबाव में होती है और उसमें खुली रहती है। लेकिन जब बोतल खुलती है तो दबाव हट जाता है और खुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में द्रव में से निकल जाती है। ये हेनरी के किसी गैस की घुलनशीलता के नियम का उदाहरण है। अच्छा, अब मैं समझा। अब मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। रोहन, अधिक जानने के लिए तुम्हें विलियन के बारे में जानना होगा। छात्रों, आप सब इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक जरूर होंगे। तो चलिए, आज हम विलियन के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विलियन को परिभाषित करना, द्विअंगी विलियनों के घटकों को समझाना, विलियनों के प्रकार के बारे में जानना, विलियनों की सांद्रता बताना, नॉर्मलता, मोलारता और मोललता की गणना करना, मोल अंश ज्ञात करना, घुलनशीलता को जानना, ठोस द्रव विलयनों का विश्लेषण करना, गैस द्रव विलयनों का विश्लेषण करना, हेनरी के नियम को परिभाषित करना, हेनरी के नियम के अनुप्रयोगों को जानना। परिभाषा। विलयन दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसके संगठन को कुछ सीमाओं के भीतर परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन प्रकृति में एक समान होता है, लेकिन इसमें अवयवों के गुण विद्यमान होते हैं। विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें अवयव कहते हैं। दो पदार्थों के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन के अवयव। विलयन के दो अवयव विलायक और विलय हैं। विलायक, ये विलयन का वो अवयव है जो विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है और जिसकी भौतिक अवस्था परिणामी विलयन के समान होती है। विलय, ये द्विअंगी विलयन का दूसरा अवयव है जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन के प्रकार। एक द्विअंगी विलयन में ठोस, द्रव तथा गैस अवयव हो सकते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में गैस विलायक होती है। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। गैस में ठोस, उदाहरण कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। गैस में द्रव, उदाहरण हवा में जल वाष्प। गैस में गैस, उदाहरण गैसों का मिश्रण अथवा हवा। द्रव विलयन में द्रव विलायक होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। द्रव में ठोस, उदाहरण पानी में नमक अथवा पानी में सुक्रोज। द्रव विलयन में विलायक द्रव होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। द्रव में ठोस, उदाहरण पानी में नमक अथवा पानी में सुक्रोज। द्रव में द्रव, उदाहरण मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण। द्रव में गैस, उदाहरण शीतल पेय। ठोस विलयन में विलायक ठोस होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। ठोस में ठोस, उदाहरण धातुएं। ठोस में द्रव, उदाहरण जस्ते में पारा। ठोस में गैस, उदाहरण धातुओं पर गैस का अधिशोषण। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। किसी विलयन की सांद्रता का अभिप्राय दिए गए विलयन अथवा विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा से है। द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका अर्थ है कि विलयन के द्रव्यमान के 100 भागों में से विलय के द्रव्यमान के भागों की संख्या। यदि विलय B का द्रव्यमान WB
और विलयन ए का द्रव्यमान WA हो तो B की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर है WP बटे WA जमा WB गुणा 100 के। आयतन प्रतिशतता, इसका अर्थ है विलयन के आयतन के 100 भागों में से विलय के आयतन के भागों की संख्या। यदि VA और VB अवयव A और B के आयतन हो तो B की आयतन प्रतिशतता बराबर VB बटे VA जमा VB गुणा 100। नॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्य ग्रामों की संख्या अथवा 1 मिलीलीटर विलायक में उपस्थित विलय के मिली तुल्यों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में नॉर्मलता निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। n बराबर WB ग्राम बटे B के ग्राम तुल्य भार और विलायक के आयतन का गुणनफल। एक नॉर्मलता वाले विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। मोलरता और मोललता। मोलरता, किसी विलयन की मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या अथवा विलयन के 1 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मिलीमोल की संख्या को कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में मोलरता निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। m बराबर WB ग्राम बटे B का ग्राम मोल द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। एक मोलरता वाले विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। मोललता, किसी विलयन की मोललता उसके विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या को कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय रूप में मोललता को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। m बराबर WB ग्राम में बटे B का मोल द्रव्यमान गुणा WA का भार किलोग्राम में। विलयन के प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलय के 1 मोल उपस्थित होने पर मोललता 1 होती है और विलयन मोलल विलयन कहलाता है। मोल अंश, मोल अंश किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। आइए एक विलयन के बारे में बात करते हैं जिसमें घटक A तथा B उपस्थित हैं। A के WAG तथा B के WBG इसमें उपस्थित हैं। A के मोलों की संख्या WA बटे MA, B के मोलों की संख्या WB बटे MB। A तथा B के मोलों की संख्या बराबर है Na प्लस NB के। A का मोल अंश Na बटे Na प्लस NB, B का मोल अंश NB बटे Na प्लस NB। A तथा B के मोल अंश को जोड़ने पर XA प्लस XB बराबर 1 होगा। अर्थात विलयन के सभी घटकों के मोल अंश का योग हमेशा एक ही रहता है। मोल अंश का उदाहरण। आइए मोल अंश का एक उदाहरण देखते हैं। NaOH के 1 डेसीलीटर विलयन में 4 ग्राम NaOH है। विलयन में NaOH के मोल अंश की गणना करें। आइए विलयन को देखें। हम जानते हैं कि 1 डेसीलीटर विलयन बराबर है विलयन के 100 घन सेंटीमीटर के। 100 घन सेंटीमीटर विलयन का द्रव्यमान बराबर है 100 गुणा 1.0398 बराबर 103.8 ग्राम के। NaOH का द्रव्यमान बराबर 4 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान बराबर 103.8 घटा 4.0 बराबर 99.8 ग्राम। NaOH N2 के मोलों की संख्या बराबर 4/40 बराबर 0.10। पानी के मोलों की संख्या N1 बराबर 99.8/18
बराबर 5.54। NaOH N2 का मोल अंश बराबर N2 बटे N1 जमा N2 बराबर 0.018। अतः विलयन में NaOH का मोल अंश है 0.018 फॉर्मेलिटी और पार्ट्स प्रति मिलियन। फॉर्मेलिटी: 1 लीटर में उपस्थित आयनिक विलय के ग्राम फार्मूला द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मेलिटी कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मेलिटी को गणितीय रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर WB ग्राम में बटे B का ग्राम फॉर्मल द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन के प्रति लीटर में विलय के 1 ग्राम फार्मूला द्रव्यमान वाले विलयन की फॉर्मेलिटी 1 होती है और ऐसे विलयन को फॉर्मल विलयन कहते हैं। पार्ट्स प्रति मिलियन: मिलियन के 10 लाखवें भाग भार में से विलय के भाग भारों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। इसे लघु रूप में ppm भी लिखते हैं। गणितीय रूप में ppm को निम्न प्रकार लिखा जाता है। ppm बराबर WP बटे WA जमा WB गुणा 10⁶। विलयता: किसी पदार्थ की विलयता इसकी वो अधिकतम मात्रा है जो कि दिए गए विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सके। ये विलय और विलायक की प्रकृति के साथ साथ ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। किसी पदार्थ की विलयता किसी विशिष्ट विलायक में उस स्थिति में संतृप्त सांद्रता कहलाती है जब विलय की और अधिक मात्रा मिलाने से विलयन की सांद्रता नहीं बनती। इन कारकों का प्रभाव हम द्रव में किसी ठोस अथवा गैस के विलयन में देख सकते हैं। ठोस द्रव विलयन: विलायक की बड़ी मात्रा में विलय की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है। तनु विलयन: यदि विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा बहुत अधिक है तब विलयन को तनु विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन: यदि किसी ताप पर किसी दिए गए विलयन की मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो विलयन संतृप्त कहलाता है। विलयता: किसी निश्चित तापमान पर विलय की वो अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलयता कहलाती है। ठोस की द्रव में विलयता विलय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठोस के द्रव में विलयता के कारण: विलय को विलायक में मिलाने पर कई प्रकार के आकर्षण बल लगते हैं। विलय परमाणुओं के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण बल: विद्युत स्थैतिक बल के कारण आयन आपस में आणविक जाल में जुड़े होते हैं। इन बलों के कारण अणु स्थायित्व में रहते हैं और मुक्त हुई ऊर्जा को लैटिस या चालक ऊर्जा कहते हैं। विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल: पानी एक ध्रुवीय विलायक है क्योंकि पानी के अणुओं का निर्माण करने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के मध्य विद्युत ऋणात्मक अंतर होता है। इस प्रकार द्विध्रुव के उत्पन्न होने से पानी के परमाणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जलयोजन ऊर्जा और तापमान के प्रभाव: जलयोजन ऊर्जा: विलय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के कारण लगने वाली ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। यदि जलयोजन ऊर्जा आणविक ऊर्जा से अधिक हो तो विलयन आसानी से बन जाता है। तापमान: संतृप्त विलयन अघुलित विलय और खुले हुए विलय के मध्य साम्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। यदि विलयन का डेल्टा H ऋणात्मक है तब विघटन ऊष्मागामी होता है। इस स्थिति में तापमान बढ़ने के साथ विलयता घटती है। यदि विलयन का डेल्टा H धनात्मक है तब विघटन ऊष्मा ऊष्माशोषी होती है। इस स्थिति में
तापमान बढ़ने के साथ विलेयता बढ़ती है। गैस द्रव विलयन। सामान्यतः गैस पानी में घुलनशील होती है और दूसरे विलायकों में कुछ सीमा तक। द्रव विलयन में गैसों की विलेयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। गैस की प्रकृति। शीघ्रता से द्रवित होने वाली गैसें सामान्य विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। द्रव की प्रकृति। जो गैसें विलयन में आसानी से आयन बना लेती हैं, वे अन्य विलायकों की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील होती हैं। तापमान। तापमान बढ़ने से घुलनशीलता घटती है क्योंकि गैस निकलती है, लेकिन कुछ गैसों की घुलनशीलता ताप बढ़ने से बढ़ती है। दबाव। द्रव में गैसों की विलेयता पर दबाव का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये हेनरी के नियम द्वारा संचालित होता है। हेनरी का नियम। हेनरी के नियम के अनुसार किसी नियत ताप पर गैस की किसी द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। हेनरी के नियम को दूसरे शब्दों में भी कहा जा सकता है। वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक भार विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। P बराबर KH(x), जहां KH हेनरी नियतांक है और x गैस का मोल अंश है। सीमाएं। गैस का दाब बहुत अधिक नहीं और तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होने चाहिए। विलयन में गैस का समायोजन अथवा वियोजन नहीं होना चाहिए। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर सील किया जाता है। स्कूबा गोताखोर द्वारा प्रयुक्त टैंक में भरी हवा को हीलियम से हल्का कर दिया जाता है, जिससे खून में नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता से होने वाले विषैले प्रभावों को कम किया जा सके। अधिक ऊंचाइयों पर खून में ऑक्सीजन की कमी से पर्वतारोहियों को कमजोरी महसूस होती है और वे ठीक से सोच भी नहीं पाते। क्या आप जानते हैं, किसी संतृप्त विलयन को गर्म करने पर द्रव फैलता है, जिससे विलय की अधिक मात्रा घुल सकती है। संतृप्त विलयन के ठंडा होने अथवा वाष्पीकृत होने पर विलय के लिए जगह कम होती है, इसलिए विलय अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित विलय के अणु आपस में मिलकर ठोस क्रिस्टल बनाते हैं। नल का पानी शुद्ध नहीं होता, इसमें अक्सर दूसरे पदार्थों के अदृश्य कण विद्यमान रहते हैं, इसलिए जल एक विलयन है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विलयन दो या अधिक शुद्ध पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, जिसके संगठन को कुछ सीमाओं के भीतर परिवर्तित किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता दिए गए विलयन अथवा विलायक की मात्रा में विलय की उपस्थित मात्रा होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्य ग्रामों की संख्या नार्मलता कहलाती है। मोल अंश एक घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। किसी पदार्थ की विलयता उस पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा है जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकती है। यदि विलायक की मात्रा विलय के मात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब यह विलयन तनु विलयन कहलाता है। जो गैसें विलयन में आसानी से आयन बना लेती हैं, वो अन्य विलायकों की अपेक्षा पानी में अधिक घुलनशील होती हैं। हेनरी के नियम के अनुसार नियत ताप पर द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। परिचय। बेटा अजय, क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं पानी पीना चाहता हूं, इसलिए नल से पानी ले रहा हूं। अजय, पीने के लिए नल के पानी का उपयोग मत करो, इसमें कीटाणु हो सकते हैं। हमेशा आरओ द्वारा शुद्ध किया पानी ही पिया करो।
ठीक है पिताजी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आरओ प्यूरिफायर कैसे काम करता है? मैं तुम्हें बताता हूं। यह विपरीत परासरण के सिद्धांत पर काम करता है। नल का पानी वह विलयन होता है जिसमें लवण, धातुएं और कुछ अशुद्धियां होती हैं। आरओ प्यूरिफायर में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो केवल पानी के अणुओं को गुजरने देती है, जबकि अन्य दूसरे अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से नहीं गुजर सकते। नल का पानी विलयन का और शुद्ध जल विलय का काम करता है। झिल्ली केवल विलय के अणुओं को गुजरने देती है। अच्छा पिताजी, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। बेटा, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें विलयनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। छात्रों, आज हम विलयनों के बारे में और अधिक जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। वाष्प दाब को परिभाषित करना, राउल्ट का नियम समझाना, दो अस्थिर द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम समझाना, आदर्श और अनादर्श विलयनों में विभेद करना, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को समझना, अणुसंख्य गुणधर्म समझना, विसरण और विपरीत विसरण को परिभाषित करना, असामान्य मोलर द्रव्यमानों को समझना और वॉन्ट हॉफ फैक्टर की गणना करना। द्रव का वाष्प दाब: दिए गए ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर प्रयुक्त दाब जो दिए गए ताप पर द्रव के साथ साम्यावस्था में हो, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब द्रव की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति: कम अंतर आणविक बल वाले द्रव अस्थिर होते हैं और उनका वाष्प दाब अधिक होता है। उदाहरण के लिए, डाई मेथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल एल्कोहल से अधिक होता है। तापमान: ताप वृद्धि के साथ वाष्प दाब बढ़ता है। इसका कारण यह है कि ताप में वृद्धि के साथ द्रव के अधिक अणु वाष्प अवस्था में जा सकते हैं। ताप में अंतर के साथ वाष्प दाब में होने वाले परिवर्तन को क्लॉसियस समीकरण द्वारा बताया जाता है। यहां P1 और P2 क्रमशः तापमान T1 और T2 पर वाष्प दाब हैं और R सार्वत्रिक गैस नियतांक है। विलयन का वाष्प दाब: जब अवाष्पीय विलय की थोड़ी मात्रा को विलायक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब केवल विलय के कारण होता है। इस स्थिति में विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलय से कम होता है। विलयन की स्थिति में द्रव सतह का कुछ भाग विलय के कणों से भरा होता है जो अवाष्पशील होते हैं। इसलिए द्रव का वाष्पीकरण कम सतह से होता है। इससे वाष्प दाब कम हो जाता है। राउल्ट का नियम: अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। वाष्पशील विलायक और अवाष्पशील विलय के विलयन की स्थिति में विलयन का वाष्प दाब इस प्रकार होगा: Pa बराबर K गुणा XA, जहां K समानुपाती नियतांक है। शुद्ध द्रव के लिए XA बराबर 1। इस स्थिति में K शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जिसको P0A से प्रदर्शित किया जाता है। इस तरह Pa बराबर P0A गुणा XA, जो विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनका वाष्प दाब शून्य से लेकर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक रेखीय रूप से परिवर्तित होगा। दो वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम: जब दो वाष्पशील द्रवों A और B को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है,
तब वाष्प अवस्था विलयन के दोनों घटकों के वाष्प से मिलकर बनती है। प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब संगत घटक के मोल अंश पर निर्भर करता है। PA बराबर PA नॉट गुणा XA और PB बराबर PB नॉट गुणा XB। इस संबंध को राउल्ट का नियम कहते हैं। इसके अनुसार दो या अधिक परस्पर मिलने वाले वाष्पशील द्रवों के विलयन में दिए गए ताप पर विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार PA के एक प्लॉट से XA के विरुद्ध PA नॉट से गुजरती एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए जब XA बराबर 1 हो। इसी प्रकार PB के एक प्लॉट से XB के विरुद्ध PB नॉट से गुजरती एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए जब XB बराबर 1 हो। कुल वाष्प दाब P जो विलयन के ऊपर वाष्प द्वारा लगाया गया है वह PA और PB का योग होगा। P बराबर PA जमा PB। XA बराबर 1 घटा XB लेने पर P बराबर PB नॉट घटा PA नॉट गुणा XB जमा PA नॉट। इसी प्रकार XB बराबर 1 घटा XA लेने पर P बराबर PA नॉट घटा PB नॉट गुणा XA जमा PB नॉट। क्योंकि PB नॉट तथा PA नॉट दिए गए ताप पर नियतांक है, इसलिए कुल दाब P XB अथवा XA का रेखीय फलन होगा। आदर्श विलयन। किसी विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है यदि वह निश्चित ताप पर और सांद्रता के बहुत अधिक सीमा तक राउल्ट के नियम का पालन करता है। एक आदर्श विलयन के लिए P बराबर PA जमा PB। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। P बराबर PA नॉट गुणा XA जमा PB नॉट गुणा XB। समान प्रकृति और आकृति के द्रवों के आदर्श विलयन बनाने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए मेथनॉल और एथेनॉल का मिश्रण। आदर्श विलयन के निर्माण के कारण दो परस्पर मिलने वाले द्रवों A और B आदर्श होंगे यदि दो आवश्यक शर्तें पूरी हों। यदि A और B के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल A के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल और B के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। A और B द्रवों का विलयन आदर्श होगा यदि A और B की समान संरचना और ध्रुवता होगी। आदर्श विलयन का उदाहरण। आइए आदर्श विलयन का उदाहरण देखें। बेंजीन और टोलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। 313 केल्विन पर शुद्ध बेंजीन और टोलुइन का वाष्प दाब क्रमशः पारे का 160 और 60 मिलीमीटर है। विलयन का व्यवहार आदर्श मानते हुए बेंजीन और टोलुइन के आंशिक दाब और उस विलयन के कुल वाष्प दाब की गणना कीजिए जो 4 मोल टोलुइन और 1 मोल बेंजीन से बना हो। आइए विलयन को देखें। हम जानते हैं कि बेंजीन का मोल अंश बराबर बेंजीन के मोल बटे बेंजीन के मोल जमा टोलुइन के मोल। अवकलित करने पर बेंजीन का मोल अंश बराबर 0.2 और टोलुइन का मोल अंश बराबर 0.8। इस प्रकार आंशिक दाब की गणना करने पर बेंजीन का आंशिक दाब बराबर पारे का 32 mm। इसी प्रकार टोलुइन का आंशिक दाब बराबर पारे का 48 mm। अतः विलयन का कुल वाष्प दाब बराबर
पारे का 80 mm होगा। अनादर्श विलयन। जो विलयन सभी सांद्रताओं के लिए राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें। विलयन का कुल आयतन विलायक ए और विलायक बी के आयतनों के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। ए के अणुओं के मध्य, बी के अणुओं के मध्य और ए और बी के अणुओं के मध्य होने वाली आणविक क्रियाएं विभिन्न परिमाणों की होती हैं, इसलिए ए और बी को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। राउल्ट के नियम का पालन नहीं होता है। एक अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक अथवा ऋणात्मक विचलन दिखा सकता है। धनात्मक विचलन। जब प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और परिणामी कुल दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित दाब से अधिक हो तो विचलन को धनात्मक विचलन कहते हैं। विलायक विलय के मध्य अंतर आणविक बल, विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के मध्य बलों से कम होता है। इससे पता चलता है कि विलयन का वाष्प दाब अधिक होगा। ऋणात्मक विचलन। जब प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और परिणामी कुल दाब राउल्ट के नियम के अनुसार अपेक्षित दाब से कम हो तो विचलन को ऋणात्मक विचलन कहते हैं। उदाहरण: पानी, नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म एसीटोन के विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। विलायक विलय के मध्य अंतर आणविक बल। विलायक विलायक और विलय विलय के अणुओं के मध्य बलों से अधिक होता है। इससे पता चलता है कि विलयन का वाष्प दाब कम होगा। अणु संख्य गुणधर्म। किसी दी गई मात्रा का विलायक में घोले गए अवाष्पशील विलय वाले तनु विलयन के वो गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं, अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तनु विलयनों में अणु संख्य गुण धर्म का प्रयोग घुले पदार्थों का आणविक भार ज्ञात करने के लिए होता है। विभिन्न अणु संख्य गुण धर्म हैं: वाष्प दाब में कमी होना, क्वथनांक में वृद्धि होना, हिमांक में कमी होना और परासरण दाब। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से विलायक के अणुओं की विलयन के सतह से पलायन के स्वभाव में कमी आती है, क्योंकि सतह का कुछ भाग अवाष्पशील विलय के अणुओं से घिर जाता है। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षाकृत कमी विलय के मोल अनुपात के बराबर है। अतः Pa0 घटा P/Pa0 बराबर XB, जो कि NB/Na जमा NB के बराबर है। तनु विलयन के लिए Na NB से बहुत अधिक है, इसलिए हर में NB को नगण्य मानने पर हमें MB बराबर Pa0/Pa0 घटा P गुणा WB गुणा Ma/WA। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस विलयन को उबालने के लिए, इसके वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए इसके तापमान को शुद्ध विलायक के क्वथनांक के ऊपर ले जाना चाहिए। विलयन के और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटा TB0। तनु विलयन के लिए क्वथनांक का उन्नयन विलयन के विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है।
Kb को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल वृद्धि स्थिरांक क्वथनांक में वह वृद्धि है जब अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 किलोग्राम विलायक में घोला जाता है। हिमांक का अवनमन। हिमांक वह तापमान है जिस पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब अपनी द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में इसके वाष्प दाब के बराबर होता है। विलयन तब जमा होता है जब इसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। जब विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तब इसका वाष्प दाब विलयन में कम हो जाता है। शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में कमी डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित होती है, जो टीएफ नॉट घटा टीएफ के बराबर है। तनु विलयन के लिए हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। केएफ को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में वो अवनमन है जब अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 किलोग्राम के विलायक में मिलाया जाता है। परासरण। शुद्ध विलायक से विलायक का गमन अथवा तनु सांद्रता वाले विलयन से अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले विलयन में जाने को परासरण कहते हैं। विलायक का गमन केवल एक ही दिशा में होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली झिल्ली जिसके द्वारा केवल विलायक के अणु निकल सकें किंतु विलय के नहीं। उदाहरण: सेलोफेन, पार्चमेंट कागज, कोशिका भित्ति। परासरण दाब। जब किसी विलयन को विलायक से एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तब आधिक्य में बने द्रव स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से निरूपित करते हैं। दिए गए ताप पर परासरण दाब विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। पाई बराबर CRT। समीकरण में C का मान रखने पर हमें पाई बराबर WB गुणा R गुणा T बटे MB गुणा V प्राप्त होगा। इस प्रकार MB को ज्ञात किया जा सकता है। विपरीत परासरण। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलय विलयन में से बाहर आने लगता है। इस प्रकार परासरण की दिशा बदल जाती है और इस प्रक्रिया का नाम विपरीत परासरण है। विपरीत परासरण परासरण का ठीक उल्टा है। जब अतिरिक्त बाह्य दाब लगाया जाता है, विपरीत परासरण का प्रयोग समुद्र से शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान। संयोजन। अणुओं के संयोजन से विलयन में अणुओं की संख्या कम होती है, लिहाजा अणु संख्य गुणधर्म में कमी हो जाती है। अणु संख्य गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए सामान्य की जगह आणविक द्रव्यमान की बड़ी मात्रा प्राप्त होती है। वियोजन। वियोजन के कारण विलयन में विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणु संख्य गुणधर्म में बढ़ोतरी होती है। अणु संख्य गुणधर्म आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए सामान्य की अपेक्षा अणु संख्य गुणधर्म की कम मात्रा प्राप्त होती है। वॉन्ट हॉफ फैक्टर। यह विलय के सामान्य अणुभार और अवलोकित आणविक द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसे I से निरूपित करते हैं। I बराबर सामान्य अणुभार बटे अवलोकित आणविक द्रव्यमान अथवा I बराबर अवलोकित अणु संख्य गुणधर्म की संख्या बटे अणु संख्य गुणधर्म की कलित संख्या। वॉन्ट हाफ फैक्टर विलयन में विलय के अणुओं के संयोजन अथवा वियोजन की सीमा को प्रकट करता है। संयोजन की स्थिति में
I छोटा होता है 1 से। वियोजन की स्थिति में I बड़ा होता है 1 से। ना संयोजन और न ही वियोजन में I बराबर होता है 1 के। क्या आप जानते हैं, संतृप्त विलयन को गर्म करने पर द्रव फैलता है, जिससे और अधिक विलय घुल जाता है। संतृप्त विलयन को ठंडा करने या वाष्पित करने पर विलय के लिए कम जगह बचती है, इसलिए विलय अवक्षेपित होता है। अवक्षेपित विलय के अणु आपस में मिलकर ठोस क्रिस्टल बनाते हैं। परासरण शरीर क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें गुर्दों और नसों की क्रियाविधि शामिल होती है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। दिए गए ताप पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर प्रयुक्त दाब, जो कि दिए गए ताप पर द्रव के साथ साम्यावस्था में हो, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। जब विलायक के साथ में थोड़ी मात्रा में अवाष्पशील विलय मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। अवाष्पशील विलय वाले विलयन में वाष्प दाब विलायक के मोल अनुपात के समानुपाती होता है। दो परस्पर मिलने वाले वाष्पशील द्रवों के विलयन में विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अनुपात के समानुपाती होता है। समान प्रकृति और आकृति के द्रवों के आदर्श विलयन बनाने की संभावना अधिक होती है। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है। जब किसी विलयन को विलायक से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तब आधिक्य में बने द्रव स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। वांट हॉफ फैक्टर विलय के सामान्य अणुभार और अवलोकित आणविक द्रव्यमान का अनुपात होता है।